नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल मॉडल टेस्ट पेपर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टेस्ट मैंने नानक क्लासेस ऐप के अंदर दे दिया। उसकी व्याख्या आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ऐप के माध्यम से आपको ये टेस्ट मिल रहे हैं और यहाँ पे व्याख्या मिल रही है। आपको कोई भी डाउट लगे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का, तो आपका यहाँ पूरा उस पूरे टेस्ट का सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज का पहला जो हमने टेस्ट आपको ऐप में दिया था, उसमें इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, राज्य व्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था थी, जिसमें टॉपिक था राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, भौतिक विशेषताएं, संरचना और भौतिक लोक, देवी देवता, राज्यपाल और राजस्थान की अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक इकाइयों और विशेषता के बारे में थी। तो पूरे 100 प्रश्न है, टोटल 100 प्रश्न हमने पढ़े, टेस्ट दिया आपने और अंक थे 50 अंक के। आपके कितने नंबर आए आपने पढ़ा होगा। अब जो आपके मन में डाउट थे उनको हम क्लियर कर लेते हैं। जो अब तक जुड़ पाए हैं सभी विद्यार्थी हमारे साथ, वो सॉल्यूशन देखें। अपने जितने भी सहपाठी हैं उनको नानक क्लासेज ऐप में जोड़िए और ये टेस्ट सीरीज उन्हें दिलवाइए, ताकि वो निरंतर इससे अभ्यास करके सफल हो सके। तो स्टार्ट करें। आज का पहला प्रश्न, टोटल 100 प्रश्न की व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न देखो, उत्तर पश्चिम शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है। देखो, राजस्थान के अंदर मानसून आ गया और मानसून का प्रभाव ये होता है कि पूर्वी साइड में बारिश ज्यादा होने की संभावना रहती है और पश्चिम में ज्यादा। कारण क्या है? कारण ये है कि अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। देखो, ये भाग है अरावली प्रदेश का, जहाँ 9% प्रतिशत है, 9% क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या निवास करती है। तो ये है पश्चिम, उत्तर पश्चिम और ये है पूर्वी। तो एक तो इसका कारण ये है कि पूर्व पश्चिम से आने वाली जो मरुस्थल है उसको रोकती है प्रसार को, जबकि पूर्व से आने वाली जो मानसूनी हवाएं होती है उनको रोककर पूर्व में क्या करती है? बारिश करती है। तो अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश हो गया ये शुष्क प्रदेश। ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान के सिरोही जिले से, खेड़ ब्रह्मा सिरोही जिले से प्रवेश करती है और बाहर निकलती है खेतड़ी झुंझुनू से। खेतड़ी झुंझुनू से निकलती है और राजस्थान में ये लगभग कितने किलोमीटर है? 550 किलोमीटर है। और टोटल इसकी लंबाई आगे दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक ये फैली हुई है। टोटल इसकी लंबाई 692। इसकी शुरुआत पालनपुर जो गुजरात है वहां से स्टार्ट होती है, पालनपुर से, और वैसे अरब सागर की खाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। तो हमने क्या देखा कि उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। हालांकि अब की बार अच्छा काम हो रहा है, पश्चिमी राजस्थान में भी खूब बारिश हो रही है, क्योंकि मानसून से पहले भी बारिश हो रही थी, अब भी बारिश हो रही है, तो ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन बहुत ज्यादा। यानी अगर यहाँ 80 सेंटीमीटर बारिश हो रही है तो यहाँ 30 सेंटीमीटर ही बारिश हो रही है, इतना फर्क हो जाता है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। हालांकि मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर क्लासेस शुरू कर रखी है ऐप यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी आपको देखना। राजस्थान का जो भौतिक भाग है 4 भागों में बांटते हैं। यह है उत्तर पश्चिम भाग, यह है अरावली, और यह है पूर्वी मैदानी, पूर्वी मैदानी, और ये नीचे वाला भाग आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये लगभग 61.11% भाग पर फैला है। ये 9% भाग पे है, ये 23% भाग पे है और ये 6.89% भाग पे है। ठीक है, ये अलग अलग काल है। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का भाग है। ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। ये टेथी सागर का अवशेष है और ये भी टेथी सागर का अवशेष है। तो 4 भौतिक प्रदेश में से 2 टेथी सागर के अवशेष हैं और 2 कौन से हैं? 2 टेथी सागर के और 2 है आपके गोंडवाना लैंड के भाग है। इसमें सबसे प्राचीन अरावली है, 2 नंबर पे दक्षिणी पूर्वी भाग है, 3 पे आता है मैदान और चौथा आता है सबसे नवीन है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये किस काल के? ये पूछ रहे पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भाग की है? जुरासिक और इयोसिन काल की भूगर्भिक चट्टानें हैं, जुरासिक और इयोसिन, क्योंकि इसका प्रमाण मिलता है हमें जो भूगर्भिक जल जो जीवाश्म अवशेष मिलते हैं, जीवाश्म उद्यान है ना जो जैसलमेर के अंदर, वहां से इसके अवशेष भी मिले। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो सीधी सी बात है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कई जगह आपको देखने को मिलेगी 1727 मीटर।
क्योंकि ये कहते हैं कि 5 मीटर का ऊपर एक गुरु विशिष्ट का मंदिर बना हुआ है अबू पर्वत के ऊपर, तो हो सकता है वो पूछ ले। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, इस जिले में है सिरोही, सबसे ऊंची चोटी है। शेर दूसरी सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। कितनी ऊंचाई है? 1597 मीटर है। ये भी कहाँ पे है? ये भी सिरोही के अंदर है। फिर तारागढ़, तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ जरगा उदयपुर में, उदयपुर प्लस राजसमंद के अंदर है जरगा। आपसे पूछे कि जरगा की पहाड़ी है बड़ी गजब की, इस पे कौन सा दुर्ग स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है इस पे। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग जरगा की पहाड़ी पर स्थित है, ये भी ध्यान रखें। उत्तर क्या आ जाएगा? गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटियों की बात करें, आगे प्रश्न आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। निम्न में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, तो देखो बीकानेर भी है, जोधपुर भी है, जैसलमेर, बाड़मेर है, ये मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है। ठीक है, मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है बाड़मेर। अगला देखो, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है खड़ीन। क्या कहलाती है? खड़ीन। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जैसलमेर के अंदर जो की जाती है उसको क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। अब देखो, जैसलमेर के अंदर कहीं चट्टानी क्षेत्र है, कहीं मरुस्थली क्षेत्र है, तो इस प्रकार का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र है। जैसे बारिश होती है थोड़ी बहुत, जितनी भी जैसलमेर में बारिश होती है, उस बारिश के कारण क्या है, यहाँ जल भर जाता है। यहाँ क्या हो जाता है? जल भर जाता है। और जैसलमेर में वाष्पीकरण बहुत है, इतनी गर्मी ज्यादा है तो वाष्पीकरण तो होगा, तो इस कारण ये पानी उठ जाता है और लास्ट में ये भूमि क्या रह जाती है? दलदली। ये भूमि क्या रह जाती है? दलदली रह जाती है। तो इस दलदली भूमि पे पालीवाल ब्राह्मण क्या करते हैं? खेती करते हैं, जल संरक्षण की तरीका भी अपनाते हैं और साथ में खेती भी करते हैं, उसको कहते हैं खड़ी। सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त व उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? ये प्रश्न अक्सर जब उत्तरी पश्चिमी या राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त व उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है, उसको कहते हैं भाखर। क्या कहते हैं? भाखर। गिरवा की पहाड़ी, ये जो गिरवा की पहाड़ी है ये उदयपुर में, उदयपुर में, ठीक है, किस रूप में है? तस्तरी नुमा पहाड़ी है गिरवा की पहाड़ी। कहां पे? उदयपुर में। थली, ये थली क्षेत्र है चूरू, चूरू व हनुमानगढ़ के अंदर थली क्षेत्र है। घुराट का पठार गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है? घुराट का पठार। थली चूरू का भाग, कुछ हनुमानगढ़ का भाग है। भाकर सिरोही में तस्त्री नुमा उबड़ खाबड़ भूमि है और गिरवा उदयपुर के अंदर है। एक बात आती है सिरोही की, सिरोही की बात अगर थोड़ी सी करूं तो सिरोही के जो वन्य जीव शुभंकर है, सिरोही की अगर आकृति देखोगे आप तो बैठे हुए मेंढक के समान है, बैठे हुए मेंढक के समान है। सिरोही में झील कौन सी है? नक्की झील है। कौन सी झील है? नक्की झील है। सिरोही में जनजाति कौन सी रहती है? ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति रहती। सिरोही का जनघनत्व कितना है? जरूर याद रखना, क्योंकि इसको इसलिए पूछा जाता है कि राजस्थान का जनघनत्व 200 है, जबकि सिरोही का जनघनत्व कितना है? 202 है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और यहाँ का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है, उड़िया का पठार। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखें। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, उसके बाद आपको चोटियां लगभग याद रह जाएगी। देखो सूत्र क्या है, यह मैं अलग से लेता हूं। राजस्थान की ऊंची चोटियां, देखो वैसे 3 प्रकार के भाग हैं, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। चोटियां बहुत है, इतनी चोटियां कि हम याद नहीं कर पाते, लेकिन हम कुछ अगर 10 से 15 चोटियां अगर याद कर लें तो हमारा प्रश्न लॉजिक से ही हो सकता है। तो कुछ चोटियों के लिए एक सूत्र लिखाता हूं मैं, गुरु से
दिल लगाकर जरा आका रख। गुरु से दिल लगाकर जरा आका रख, ये सूत्र याद रखना। इसमें जो चोटियां मैं बताऊंगा वो चोटियां बड़ी काम आएगी आगे। गुरु से दिल लगाकर जरा आका रख, गुरु से क्या हो जाएगा, गुरु शिखर, ये तो सबसे ऊंची चोटी है, हमें पता ही पता है। गुरु शिखर, शेर का मतलब शेर, दिल का मतलब दिलवाड़ा, ठीक है। लगाकर लगाना नहीं है, गुरु से दिल नहीं लगाना, गुरु से सिर्फ पढ़ना है, तो इसको साइलेंट कर देना। जैसे जरगा, जैसे जरगा, आ से अचलगढ़, ये जरगा पूरा हो जाएगा, जरगा। आ से अचलगढ़, कैसे कुंभलगढ़, और रै से रघुनाथगढ़, और खो से याद रखना, ख से खो, जयपुर के अंदर। अगर ये चोटियां आगे याद होगी ना, कोई भी प्रश्न आ जाए, लगभग 99% लॉजिक से आप सही कर पाओगे। क्या कह रहा है, गुरु से दिल लगाकर जरा आकर रखो, गु से गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। कितनी है, 1722 मीटर। फिर देखो शेर की ऊंचाई है वो 1597 मीटर है, शेर ये भी सिरोही केंद्र है। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा की है 1442 मीटर, जरगा की है 1431 मीटर, अचलगढ़ की है 1380 मीटर, कुंभलगढ़ की है 1224 मीटर, रघुनाथगढ़ की है 1055 मीटर, और खो की है 920 मीटर। अब ये खो जयपुर के अंदर है, इसको याद करो ना करो वैसे याद रखना, यहां तक याद रख लेना, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। अब ये प्रश्न अगर क्लियर हो जाएंगे, खास करके कुंभलगढ़ तक। अब देखो क्या कह रहा है, यहां पूछ रहा है बढ़ते क्रम में बताना है। बढ़ते का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्या अचलगढ़ के पहले आएगा, कुंभलगढ़ के बाद आएगा? हो गया ना गलत, यहीं से देखो, पहले अचलगढ़ आएगा, कुंभलगढ़, छोटी कौन सी है, कुंभलगढ़ है, छोटी कौन सी है, कुंभलगढ़, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। कुंभलगढ़ 1224, अचलगढ़ 1380, क्या आएगा, आएगा बिल्कुल। तारागढ़, गुरु शिखर, ये गलत हो गया क्योंकि तारागढ़ 795 मीटर है। तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर, बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़, तारागढ़, ये तो बीच में आ गया। अब ये याद देखो, लॉजिक से पता लग गया ना, इस चीज से क्लियर हो गया सारा। अगला देखो, सेवण व लिलोण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? तो सेवण घास और लिलोण घास और एक और याद रखियो करड, दामन, ये सारी घास के प्रकार है और ये पाई जाती है शुष्क क्षेत्र में। कहाँ पे पाई जाती है? शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। सेवण घास दुधारू पशुओं के लिए बड़ी गजब की होती है। जैसे आजकल तो बिनोला खल वगैरह डालते हैं ना, खड़ वगैरह डालते हैं, लेकिन पहले यही होता था, खड़ वगैरह सिस्टम नहीं होता था, सारा का सारा सेवण घास वगैरह, इससे दुधारू पशु अच्छे दूध भी देते थे, निरोगी भी होते थे। तो अर्ध शुष्क में राजस्थान के अरावली क्षेत्र राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने भाग है? बता दिया मैंने, अब ज्यादा दिक्कत है नहीं, 9%, और जनसंख्या 10%। अब ये जैसे जैसे आपके टेस्ट होते जाएंगे ना, मैं आपको क्लास देते रहूंगा, यूट्यूब पे भी आएगी और ऐप में भी आएगी। अब वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं किए, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। आज तारीख 8 है, 8 की भी टेस्ट मिल चुके हैं आपको। राजस्थान में बुराट का पठार कहां स्थित? आ गया, ये शब्दावली इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारी। बुराट का पठार, तो बुराट का पठार गोगुंदा कुंभलगढ़ के बीच, गोगुंदा और भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच कौन सा पठार स्थित है? ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार, ठीक है। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखो जालोर में इसराना बाकर भी है, रोजा बाकर भी है, जारोड पर तीनों ही है। संतूर पूछे तो कहां पे? बूंदी में। आपसे पूछे संतूर पर्वत है वो कहां पे स्थित है? बूंदी के अंदर। कहां पे? बूंदी के अंदर स्थित है। बूंदी के अंदर एक और है, आडावाल पर्वत भी बूंदी में। कौन सा पर्वत है? आडावाल। जाड़ोल, जोरोना, इसराना, सबसे बड़ा कौन सा? इसराना बाकर। और ये और बता देता हूं, पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा अगर कोई चोटी है तो वो है डोरा पर्वत। कौन सा? डोरा पर्वत, इसको भी याद रखना। ये जालोर के अंदर है। जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर में ग्रेनाइट सिटी कहते हैं जालोर को। वन्य जीव शुभंकर इसका भालू। कौन सा? भालू। अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है? इधर तो अरावली आ गई
और इधर से विंध्यन मिल गया। इस स्थान पे जो मिलती है उसको, ये पूरी लंबी जो भाग मिलता है इसको कहते हैं महान सीमा भ्रंश। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ी क्षेत्र कौन सा नाम है? मारवाड़ का जो मैदान है यानी जोधपुर वाला और मेवाड़ का जो उच्च पठार है, इन दोनों को अलग करती है मेरवाड़ा की पहाड़ी। कौन सी? मेरवाड़ा की पहाड़ी। अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? देखो 3 भाग है अरावली के, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। ठीक है, दक्षिण की सबसे ऊंची चोटियां है, फिर उत्तर की है, फिर मध्य की है। अब पूरे का औसत निकाले तो औसत अरावली की ऊंचाई आती है 930 मीटर। कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर है कुल लंबाई, 692 किलोमीटर में आएगी। ठीक है, यहाँ तो मीटर अलग है, तो 930 मीटर औसत ऊंचाई है। राजस्थान का कौन सा भौतिक अंचल सबसे प्राचीन है? अभी सिंपल प्रश्न है, आपने अगर इनको गहराई से पढ़ा है, इनको चीजों को पढ़ा है तो गलत होगा ही नहीं। अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन है, नंबर 1 पे आएगा। थार मरुस्थल का विस्तार किन जिलों में? अब थार का मरुस्थल नाम लेते अपने राजस्थान नाम आता है, लेकिन याद रखना अकेला राजस्थान में नहीं है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा 4 राज्यों के अंदर है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल पूछे कितने देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के अंदर है। भारत में सबसे ज्यादा पूछे तो अपड़े वाला राजस्थान। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे, तो ये बूंदी और सवाईमाधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। उभयनिष्ठ जिले, उभयनिष्ठ जिले जो 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं कहलाते हैं। यानी ऐसे जिले, ऐसे राजस्थान के जिले जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। देखो हनुमानगढ़ है वो पंजाब हरियाणा से बनाता है, भरतपुर है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बनाता है, धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से बनाता है, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश गुजरात से बनाता है, तो सारे सही। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है? तो गोडवाड़ प्रदेश कौन सा हो जाएगा? नदी याद आती होगी आपको, लूणी, लूणी नदी 6 जिलों में बहती है राजस्थान के, और ये जालोर पाली का क्षेत्र है, ये गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। तो कौन सा, किस वृहद आकृति का भाग है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त है तो फलोदी और पोखरण। कौन सा? फलोदी और पोखरण। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया? अब इतने जो प्रश्न पढ़े थे अपने भौतिक प्रदेश वाले सारे प्रश्न पढ़े थे, अब अपने प्रश्न स्टार्ट हो गए आर्थिक समीक्षा के प्रश्न, क्योंकि टॉपिक है ना आर्थिक समीक्षा, तो उसकी भी चर्चा करते हैं। तो अभी जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक आए थे उसमें राजस्थान को 4था स्थान मिला। पूरा मॉडल पेपर है उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। देखो सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई 2022 के आधार पर राज्यों और जिलों को 6 स्तरों टियर 1 से 6 के तहत रैंक दी गई थी। इसमें राजस्थान प्रदेश को टियर श्रेणी 4 में रखा गया है, जो 50.69 सामाजिक प्रगति सूचकांक स्कोर के साथ 30वें स्थान पर। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपकी कॉलेज लेक्चरर के अंदर तो करंट ऐसे आएंगे, ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे कि राजस्थान को इस सामाजिक प्रगति सूचकांक में 4थी श्रेणी में रखा गया है, उसका स्कोर कितना है? 50.69। ठीक है, और इसी प्रकार मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। एक तो अपनी नानक क्लासेज की ये छोटी सी बुक आ रही है 6 से 12 की, आरपीएससी स्पेशल यहाँ से प्रश्न पूछती है। आरबीएससी की बुक है, ऑनलाइनर है, एकदम बड़ी शानदार, बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट बुक है। इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मंगा सकते हो। अगर आप दूर दराज बैठे हो तो ऑनलाइन की सुविधा 80 580 22 001 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और इसका जितना भी प्राइस है वो पूछ के उसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिए और अपना एड्रेस लिखा दीजिए, डाक के माध्यम से आपके पास पहुंचेगी। दूसरी अपनी करंट की बुक है, करंट की बुक तो लगातार पढ़ते रहना। राजस्थान का कोई एग्जाम है और राजस्थान करंट की बात आए तो इस बुक से बाहर आपको बहुत कम ऐसा चांस है कि नानक क्लासेज की राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक आ जाए आपको प्रश्न न मिले। कोई एक आधा अपवाद होता है वो अलग बात है। तो ये बूस्टर डोज पूरे फैक्ट के साथ जो मैं सुबह क्लास लेता हूँ उस पर आधारित है, ऑनलाइन ऑफलाइन ये भी सुविधा है, तो आप ये बुक जरूर लें लगातार। उसके बाद में हमारी ऑब्जेक्टिव वगैरह बुक हर 2-3 महीने बाद बुक आती रहती है एक साथ, योजना, पुरस्कार, आर्थिक समीक्षा, बजट वगैरह सब इसमें डाले होते हैं, कहीं भी दिक्कत आएगी नहीं। आप अच्छे तरीके से सुबह करंट का वीडियो देखा करो, ये वीडियो देखा करो, और उसके अलावा जितना पुस्तक से प्रेम करोगे, जितनी बातें किताबों में पढ़ोगे, उतना ही ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा और स्मरण शक्ति बढ़ेगी और क्वेश्चन को आप सही कर पाओगे, क्योंकि एक के साथ बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है।
तो ये क्लियर हो गया। साथ साथ में ये पढ़ लेना, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक प्रदेश में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है। ये तो नॉर्मल है, ये तो पर्सन फिक्स आती है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है कि न है तो भी। तो अब वर्तमान में राजस्थान के अंदर होगी 23,487 मेगावाट। देख लो 2022-23 में 23,487.46 मेगावाट होगी, 21-22 में ये 23,452 थी और 20-21 में 21,979 मेगावाट थी। वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया, ताजा अपडेट है अभी। 2022-23 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया, 77,771 करोड़ रुपए। अभी 10 से एक दिन पहले की रिपोर्ट आई है निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत, तो 77,771 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखो इसमें 2022-23 में राजस्थान का कुल निर्यात बढ़कर 77,771 करोड़ हो गया, ये पॉइंट नोट करना। जबकि 2021-22 में राजस्थान का कुल निर्यात 71,999 करोड़ था। ठीक है, अब देखो ज्यादातर के 5 ऐसी वस्तुएं जिनका राजस्थान 50% निर्यात करता है, वो 5 याद रखना। अभियांत्रिकी 16.62%, हस्तशिल्प 10.88%। ये रिपोर्ट बता रहा हूं ना, ये 2021-22 की जो 71,999, ये राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 है, ये जरूर नोट करना। आर्थिक समीक्षा 2022-23 की है, यहां से पर्सन, ये तो है ताजा करंट 22-23 का भी, इसी अभी जून में निकाला है 77,700। लेकिन अगर पूछे आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 71,999 करोड़, इसमें अभियांत्रिकी 16.62, हस्तशिल्प 10.88, कपड़ा 12.85, धातु 11.44, रसायन व संबंधित 9.72, रत्न व आभूषण 9.46, कृषि 7.19 और आयामी पत्थर 6.22। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और इसको जरूर याद रखना। इधर उधर बार बार इसको पढ़ना, रोज रिवाइज करोगे तो आपके याद रह जाएगा। अगला प्रश्न देखो, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के अनुसार राजस्थान में देश में कौन सी रैंक हासिल हुई। पिछले साल भी ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आया था, अब फिर आएगा तो 11वीं। कौन सी, 11वीं। देख लो, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के अनुसार राजस्थान देश में कुल 11वीं रैंक हासिल करते हुए 47.13 का निर्यात और 6वीं रैंक हासिल करते हुए 40.23 का निर्यात प्रदर्शन स्तंभ स्कोर दर्ज किया गया। अब आपके प्रश्न आएगा, 3 ऑप्शन आ जाएंगे, कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है, तो ये चीजें आपको याद रखनी जरूरी, क्योंकि अर्थव्यवस्था जब स्पेशल आपके दे रखा है। निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। अस्थायी पूंजी निवेश के दो स्रोत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा निवेश है। सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश लोक कल्याण हेतु किया जाता है। निजी रोग के निवेश के पीछे लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। सभी सत्य कथन है। ये इकोनॉमिक्स का आपका प्रश्न है। तो स्थायी पूंजी निवेश के दो स्रोत है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। क्लियर हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश लोक कल्याण हेतु किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, सरकार जितने भी काम करती है। और निजी रोग के निवेश, ये निजी रोग नहीं है, यहाँ पे लोक के निवेश के पीछे लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये सारे सही। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 कब तक प्रभावी रहेगी। देखो, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 कब तक प्रभावी रहेगी, तो ये 31 मार्च 2026 तक। कब तक? 31 मार्च 2026 तक। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत भूमि कर में कितने वर्षों के लिए 100% की छूट की प्रावधान है। ये टॉपिक है फिक्स आपके, और फिक्स इनको पढ़ने हैं। तो कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। कितने? निम्न में से कौन सा तत्व राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को स्थापित करता है। निम्न में से कौन सा तत्व राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को क्या करता है? महत्व स्थापित करता है। देखो, राज्य के लोगों की ऊंची प्रति व्यक्ति आय, इसका कोई मतलब हो सकता है, लेकिन अभी देखो, राज्य की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का 49% हिस्सा, राज्य की जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का 49% हिस्सा, या राज्य में कृषि पर निर्भर जनसंख्या का 49% हिस्सा। बिल्कुल ये सही। राजस्थान में सार्वजनिक निजी सहभागिता की दिशा में प्रारंभिक प्रयास निम्न में से किस नीति के तहत हुआ है। तो राजस्थान के अंदर राजस्थान निवेश संवर्धन योजना है। राजस्थान में
जो निवेश संवर्धन योजना है, निजी सहभागिता में प्रारंभिक प्रयास, तो राजस्थान सड़क विकास नीति, राजस्थान निवेश संवर्धन योजना। राजस्थान में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए योजनाबद्ध विकास का प्रारंभ कब किया गया? तो योजनाबद्ध विकास का प्रारंभ 1 अप्रैल 1957 को किया गया। ये सीधे पढ़ने वाले प्रश्न है, इनको सीधा पढ़ना है। फिर देखो, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है निम्न में से? ये थोड़ी सी कुछ चीजों में मिस्टेक है, तो थोड़ा सा अपने सही कर लेते हैं। कथन है, कथन है कौन सा? राज्य की अर्थव्यवस्था में कौन सा कथन असत्य है? इन चारों में से आपको असत्य कथन बताना है। देखो, राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र से उद्योग व सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र से उद्योग सेवा 1 नंबर पे है, फिर उद्योग कृषि आते हैं। राज्य में आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्रीय असंतुलन भी बढ़ा है। बिल्कुल, ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में उच्चावच की प्रवृत्ति रहती है। बिल्कुल है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय में निरंतर कमी आ रही है। कमी कहाँ आ रही है? ये तो बढ़ रही है। कमी तो मतलब ही नहीं है। पिछली अगर देखें तो 81,000 कुछ थी प्रति व्यक्ति आय, अब बढ़कर 86,000 कुछ हो गया, तो कमी का तो मतलब है ही नहीं। तो ये असत्य हो जाएगा। राजस्थान में उदारीकृत अर्थव्यवस्था से निम्न परिवर्तन आया। देखो, 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। उसके बाद लगातार हम विदेशों से निवेश, आयात निर्यात की लगातार चल रहा है, समझौते चल रही हैं। तो क्या है से निम्न परिवर्तन आया है? विनिवेश समाप्त हुआ है। क्या हुआ है? विनिवेश समाप्त हुआ है। खनन, निर्माण और विद्युत गैस जल आर्थिक निम्न में से किस क्षेत्र के हिस्से हैं? खनन, निर्माण, विद्युत गैस जल आर्थिक निम्न में से किसके हिस्से हैं? अब प्राथमिक द्वितीय ये होते हैं ना, तो ये किसके अंदर होते हैं? खनन, निर्माण और ये सारे द्वितीय क्षेत्र के अंदर होते हैं। राज्य घरेलू उत्पाद तथा आय को मापने की किस विधि को संवर्धन विधि भी कहा जाता है? राज्य घरेलू उत्पाद जो होता है और आय को मापने की जो विधि होती है, उस विधि को संवर्धन विधि कहा जाता है। कौन सी विधि होती है? तो वो होती है उत्पाद विधि। कौन सी? उत्पाद विधि। प्रति व्यक्ति आय की गणना किससे की जाती है? प्रति व्यक्ति अपने सोचते हैं कि भारत के अंदर अब आर्थिक समीक्षा पिछले के अनुसार 86,000, राजस्थान में कुछ है, तो ये हमारी प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, तो हम इसको किस में मापते हैं? तो हम राज्य का शुद्ध जो घरेलू उत्पाद होता है और राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य, ठीक है, उसको मापते हैं अपने। राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य की इसको मापते हैं। ध्यान रखना, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, राज्य घरेलू उत्पाद और राज्य की कुल जनसंख्या से इसको क्या करते हैं? मापते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2021-22 और 22-23 में कितनी प्रतिशत बढ़ी है? अब देखो, 81,000 से 86,000 हुई है, तो सीधी सी बात है बढ़ी है। तो कितनी बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 14.85। ये मैंने कल परसों ही आपको सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में करवाया था, पढ़ लिया करो भाई। राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मार्च 2023 तक राजस्थान में पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई पवन ऊर्जा? 5204 मेगावाट हो गई। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब प्रश्न आ गया आपके पॉलिटिकल के, और पॉलिटिकल में टॉपिक कौन सा था? राज्यपाल था। 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। बिल्कुल सही है। और फिर 2019 के अंदर ये हिमाचल के राज्यपाल बने। 2000 में एचएम के राज्यपाल बने हिमाचल के। ठीक है, सितंबर 2019 से अपने राजस्थान के राज्यपाल है। सितंबर 2019 से अपने राजस्थान के राज्यपाल है। कितने नंबर के हैं? 44वें नंबर के। कितने? 44वें नंबर के। कौन? श्री कलराज मिश्र। देख लो, कलराज मिश्र सितंबर 2019 को राजस्थान के राज्यपाल बने। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, और कलराज मिश्र राजस्थान के 44वें राज्यपाल है। अगला, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है? देखो, राज्यपाल क्या करता है? एक होता है भाषण, होता है अपने आगे सीधे बोलने लगे, किसी की कोई अनुमति वगैरह सिस्टम नहीं होता है। अभिभाषण होता है जो राज्य की कार्यपालिका होती है, मंत्री परिषद, और वो लिख के देते हैं ना, वो ही पढ़ता है। तो उसका जो उल्लेख है वो किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 176 के तहत। ठीक है, निम्न में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? और आपको पता है कि आपका पेपर जो एग्जामिनर पॉलिटिकल का बनाएगा, बड़े गजब के प्रश्न देगा। पिछला आपने देखा होगा कैसे प्रश्न आए थे, आपने सब कुछ पढ़ा, फिर भी आपको लगा कि उत्तर है या नहीं। तो कार्यवाहक राज्यपाल को आप जरूर याद रखना। अब बहुत सारे
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जस्टिस जगत नारायण राजस्थान के पहले अतिरिक्त कार्यभार संभालने वाले। देखो अब मैं कुछ बता देता हूं आपको, अब तक के राजस्थान के राज्यपाल जो कार्यवाहक राज्यपाल बने। वैसे मैंने टेस्ट के अंदर इनकी व्याख्या दे रखी है सारी, तो दिक्कत है ही नहीं। वैसे भी जस्टिस जगत नारायण 1970 में आए। जस्टिस वेदपाल त्यागी, प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल नहीं रहे? जस्टिस वेदपाल त्यागी 1977, के डी शर्मा 1981-82, पी के बनर्जी 1985, टीपी गुप्ता 1985, जे.एस. वर्मा 1985-87, मिलाप चंद जैन 1990, स्वरूप सिंह 1991-92, धनिक लाल मंडल 1993, एन.एल. टिबरेवाला 1998-99, कैलाशपति मिश्र 2003-4, पी.वी. राजेश्वर 2004, ए.आर. किदरी 2007, रामेश्वर ठाकुर 2009, श्रीमती प्रभा राव 2009-10, शिवराज पाटिल 2010-12 और राम नाइक 2014। अब ये प्रश्न यहाँ से ना, जब आर.एस. प्री हुआ था 2016, आर.एस. प्री हुआ था 2016 का, उसमें प्री में पूछा था कि राजस्थान के कल्याण सिंह जी से पहले राज्यपाल जो कार्यवाहक बने थे राम नाइक, उसमें यूपी के ये राज्यपाल थे। तो ये जितने मैंने आपको बताए हैं ना, ये टोटल, ठीक है, ये टोटल के टोटल कार्यवाहक राजस्थान के राज्यपाल रहे। राजस्थान फिर देखो, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पे रहते हुए, अब राजस्थान के 4 ऐसे राज्यपाल आए जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। सबसे पहले दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह हैं, ये 3 ऐसे थे। और इनके साथ चौथी थी प्रभा राव, जो एकमात्र महिला भी थी जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। तो चारों की मृत्यु हुई, तो इसमें कैलाशपति मिश्र की नहीं हुई थी, ये गलत हो गया, ABC। देखो दरबारा 1998 से 1998 तक रहते, पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। फिर आए निर्मल चंद जैन, ये पीछे क्या था, निर्मल चंद जैन 2003 से 2003, शैलेंद्र कुमार सिंह 2009 से 2009 और श्रीमती प्रभा राव 2010 से 2010। ये 4 राज्यपाल इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। राजस्थान के निम्न में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जाता? अब राज्यपाल बहुत सारे पदों के तहत नियुक्ति करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिनको हटा नहीं सकता, ठीक है राज्यपाल, वो कौन करना? देखो राज्यपाल महाधिवक्ता को हटा सकता है, निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकता, आरपीएससी के सदस्य को नहीं हटा सकता। तो बी और सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को न्यायाधीश की तरह वो जो संसद के तहत हटाया जा सकता है। और इनको कैसे हटाया जाता है? राष्ट्रपति बर्खास्त करता है। जांच आयोग में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है, निलंबित करता है राज्यपाल। देख लो कुछ, गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया। ये अभी ताजा जो आर.एस. प्री हुआ, अब की बार आरपीएससी ने पेपर लिया था 2021 वाला, उसमें आया था 1 नवंबर 1956 को। गुरमुख निहाल सिंह से पहले राज्यपाल से पहले पद कौन सा होता था? राज प्रमुख। कौन सा पद था? राज प्रमुख। ये राज प्रमुख पद राज्यपाल कब बना? 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत बना था, 1956 में। देखो गुरमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। सभी राज्यपालों में गुरमुख निहाल सिंह का कार्यकाल सर्वाधिक था। इन्हें शपथ अंतिम राज प्रमुख स्वाभिमान सिंह ने दिलाई थी। तो पहले ऐसे राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह, और सबसे लंबा कार्यकाल भी था। निम्न में से कौन सा सही अनुच्छेद नहीं है? अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाना, ये गलत है। नियुक्ति होती है इसके तहत। क्या होती है? नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, ये भी सही है। अब मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं राज्यपाल का, और ठीक है याद रख, मुख्य एक सूत्र है, रासनी पद योग्यता शर्त शपथ कर क्षमा। ये सूत्र राज्यपाल का जरूर याद रखना, बहुत काम आता है। हम वैसे पढ़ते रहते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि हमारे दिमाग से बातें सटक जाती है। अगर छोटा मोटा सूत्र याद होता है तो हम याद रख ले पाते।
रासनी पद योग्यता शर्त शपथ करे क्षमा। ये सूत्र किसका है? राज्यपाल, राज्यपाल के अनुच्छेद। क्या है इसमें जरूर देखेंगे। देखो, रे का मतलब रा का मतलब राज्यपाल, राज्य में एक राज्यपाल होगा, राज्य में एक राज्यपाल होगा। स का मतलब शपथ, सॉरी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। नी का मतलब निर्वाचन मत कर देना, राज्यपाल हमेशा नियुक्त होता है और इसका प्रावधान हमने कनाडा से लिया है। पद का मतलब उसका कार्यकाल, उसका क्या पद हो सकता है। योग्यता कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, ये योग्यता। शर्त, उसकी कुछ शर्तें होती है। देखो, योग्यता और शर्त में बहुत अंतर होता है। शर्त का मतलब होता है कि आप जिस राज्य के अंदर राज्यपाल नियुक्त कर रहे हो उसका आप राज्यपाल नहीं होंगे, शर्तें ऐसी होती है। शपथ, उनको शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का जस्टिस दिलाता है। वो उनके कर्तव्य क्या होते हैं? वो होते हैं, ठीक है, और क्षमा कर देते हैं वो किसमें? 161। अब देखो, इनमें आपको ये याद रखना है कि एक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। उस राज्यपाल की शक्तियां होगी, अनुच्छेद 154। उस राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा, अनुच्छेद 155। उस राज्यपाल के लिए पद का प्रावधान है, अनुच्छेद 156। उस राज्य के लिए योग्यता क्या होगी? अनुच्छेद 157। उसके लिए शर्त क्या होगी? 158। वो शपथ उसको कौन दिलाएगा? 159। वो क्या कर्तव्य होंगे? 160। और क्षमा 161। ये सूत्र अगर लाइन याद रखी तो आप सारी चीज याद सकते हो। रासनी पद योग्यता शर्त शपथ कर क्षमा 153 से लेकर 161 तक, 153 से लेकर 161। एक और याद रखना, 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति। ठीक है, 167 के अंदर वो क्या करता है? मुख्यमंत्री से रूपरेखा या कर्तव्य होता है कि वो कार्य की मांग सकता है आपके लिए। तो ये है, याद रखना। अब प्रश्न आ गया तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो जाए। अब देखो, सारी की सारी बातें यहाँ लिख रखी है, फिर भी आपको थोड़ा सा और बता देता हूं मैं, कहीं भी आपको दिक्कत आए नहीं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति होगी, क्योंकि यहाँ क्या था? यहाँ पद से हटाना था, इसलिए असत्य हो गया। अनुच्छेद 157 राज्यपाल हेतु योग्यता होती है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल हेतु सेवा शर्तें होती है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ होती है। 60 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन होता है, ठीक है, कर्तव्य। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 162 राज्यपाल के कार्यपालिका कर्तव्यों का विस्तार होता है। और अनुच्छेद 167 राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल मुख्यमंत्री से क्या मांग सकता है? सूचना मांग सकता है। इतने अनुच्छेद आप जरूर याद रखें। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? तो 7वां संविधान संशोधन 1956। मुख्य तथ्य देख लो, मैंने आपको बता दिया कि 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। क्या प्रावधान थे? एक तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना, ये बहुत सारे विद्यार्थियों की दिक्कत आती है कि हमें सर चलानी नहीं आती है या मोबाइल में हम ज़्यादा टाइम बिता नहीं पाते हैं। बहुत सारी समस्या आपके हो जाती है, कॉलेज लेक्चररों के, मुझे पता है समस्या। तो हमने इसके लिए सुविधा दे रखी है कि जब भी आप टेस्ट करोगे उसकी PDF मिलेगी, प्लस OMR है। आप दोनों प्रिंट निकाल के OMR में भर के इसको चेक कर सकते हो, और फिर टेस्ट जो दिया जाता है उसको सबमिट करके, और सबमिट करोगे, सबमिट करते ही सॉल्यूशन आ जाएगा, उसमें आप मिला सकते हो इस पूरे को। तो ये आपको बड़ा फायदा मिलेगा, ठीक है, दोनों ही आपके लिए कारगर साबित होगी। तो 7वां संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद प्रारंभ। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। धारा 6 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। पॉइंट नोट कर लेना, बड़ा ही गजब का है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत धारा 6, उसके तहत एक व्यक्ति को आप 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर 525 भी इस संशोधन के तहत हुई। अगला देखो, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, यह भी सही है।
उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। नहीं भाई, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तो राष्ट्रपति के लिए होता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, हो सकता है। क्या पूछ रहे, बता दो सही कौन सा है। एक भी सही है, दो भी सही है और चार भी सही है, तो एक दो चार है सही है। विधानसभा का ये हो सकता है, बाकी राज्य लोकसभा का नहीं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? अभी पढ़ाया मैंने रासनी, राज से राज्यपाल, स से शक्ति, तो अनुच्छेद 154। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, वो तो चारों के चारे हैं। शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, तो 1 2 3 4 सही हो जाएंगे। देखो, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह, श्रीमती प्रभा राव, चारों की चारों बता दिए मैंने। प्रभा राव एकमात्र महिला थी। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो ये कहां से? कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है? केंद्रीय मंत्री परिषद की। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और राज्यपाल के पद पर कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति 10 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, पूरे 4 साल, 5 साल, उसके प्रसाद पर्यंत होता है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य थे? ये शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में पिछली साल शायद आया था। तो कौन थे? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक आरपीसी के सदस्य भी रहे थे। और रघुकुल तिलक ऐसे राज्यपाल थे जिनको बर्खास्त भी किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे थे? ये आपके पेपर में आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में आरपीएससी ने पूछा था। आपका शायद सितंबर 2021 में पेपर था, इसमें पूछा था। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ओपी मेहरा, ओम प्रकाश मेहरा। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो वहां राज्यपाल कौन थे? तो वहां उस समय थे एम चन्ना रेड्डी थे। और जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा, देखो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 1967, 1977, 1980 और 1992-93। ठीक है, तो इसमें तो एम चन्ना रेड्डी थे, जबकि पहले में थे संपूर्णानंद जी। डॉक्टर संपूर्णानंद पहले में थे, ये जरूर याद रख। आगे पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति शासन आएगा ना, तो मुख्यमंत्री कौन था, राज्यपाल कौन था, उनको पढ़ेंगे। आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की संस्तुति थी, भी 5 वर्ष होना ही चाहिए पूरा। पुंछी आयोग। कौन सा आयोग था? पुंछी आयोग। अब देख लो, इसके बारे में जरूर पढ़ना, आपके आयोग हैं और इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, तो इनको जरूर पढ़ो आप। देखो, पुंछी आयोग का गठन 2007 में हुआ था। पुंछी आयोग का गठन 2007 के अंदर हुआ था और रिपोर्ट आई थी 2010 में। ठीक है, अध्यक्ष देखो, ये अब नाम पुंछी क्यों पड़ा? पुंछी पड़ा, मदन मोहन पुंछी थे। इसमें सदस्य एनआर माधव मेनन और विनोद कुमार और धीरेन्द्र सिंह थे। कौन थे? धीरेन्द्र सिंह। इन्होंने क्या सिफारिश की? राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाए। अपने संविधान के अंदर राज्यपाल को हटाने का कोई तरीका नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सीधा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कहने पर हटा देता है। राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलपति नहीं बनाना चाहिए, बल्कि बना रखा है, कुलाधिपति बना रखा है। ठीक है, राज्य की विधानसभा से पारित विधेयक पर राज्यपाल को 6 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। इनकी पदच्युति केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाई एक भी नहीं माने इनकी, आयोग बैठे सब कुछ सिस्टम किया, कुछ नहीं माने। देखो, केंद्र सरकार के आधार पर राज्यपाल रहता है, कार्यपाल कोई जरूरी नहीं 5, ना कोई महाभियोग से हटाया जाता है ना वगैरह, सब मनमानी ये चलती है। बस ये राज्यपाल एक ऐसी पद हो गया कि ठीक है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है, कार्यपालिका का होता है, लेकिन नाम मात्र का शासक होता है। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? राज्य मंत्री परिषद की करता है, संविधान का अनुच्छेद 164। राज्य महाधिवक्ता, संविधान का अनुच्छेद 165। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, जबकि राज्य पुलिस महानिदेशक की नहीं करता। इसकी नियुक्ति कौन करता है? खुद मुख्यमंत्री करता है। और मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत 2 पद आप जरूर याद रखना, एक तो मुख्य सचिव और एक पुलिस महानिदेशक। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा होती है और मुख्यमंत्री अपने विवेक से हटा देते हैं, क्योंकि इन सचिव जो होते हैं आईएएस अधिकारी, उनका कार्यकाल 60 वर्ष होता है। तो राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में अपने राजस्थान के 35वें मुख्य पुलिस महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा। कौन है? उमेश मिश्रा। और मुख्य सचिव कौन है अपने राजस्थान की वर्तमान? मुख्य सचिव कितने नंबर की? 44वें नंबर की। कौन है? उषा शर्मा।
जिनका कार्यकाल बढ़ाया भी, ध्यान रखना, उषा शर्मा का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया, 31 दिसंबर 2023 तक रहेगी। इनमें से कौन लोक देवता पंचपीर में शामिल हैं? ये तो मैंने अभी आपको करवा दिया, एक सीरीज चल रही है पूरी पंचपीर। तो पंचपीर में गोगा जी भी है, पाबू जी भी है, रामदेव जी है, तेजा जी नहीं है। आज तेजा जी भी करवा दिया आप। सांपों के देवता गोगा जी, ये तो सीधे सीधे पढ़ने जरूरत ही नहीं है। जबकि आपसे पूछे सांपों व नागों के देवता, सांपों व नागों के देवता वो कौन है? तेजा जी। ठीक है, गोगा जी को कहते हैं सांपों के देवता। कहते हैं कि गोगा जी की मंगेतर थी इलमदे। ठीक है, तो उनको क्या है कि सांप ने डस लिया था, फिर गोगा जी को गुस्सा आया, उन्होंने तंत्र मंत्र करके एक सारे नागों को भस्म करने लगे, सांपों को। फिर सांप देवता प्रकट होते हैं और इनसे क्षमा मांगते हैं। इनकी मंगेतर को जो पत्नी होती है उनको वो जहर निकाल कर सही कर देते हैं, जीवित कर देते हैं, और इनको कहते हैं आपसे आज से आप सांपों के देवता के रूप में पूजे जाओगे। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, या ऊंट लिखना भी? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? पाबू जी को। पाबू जी को ऊंटों का रक्षक देवता कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। इसको पाबू जी को। गोगा मेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला कब भरता है? तो सीधी सी बात है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और गोगा मेड़ी कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, गोगा मेड़ी कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में, जिसको हम क्या कहते हैं? सिद्ध मेड़ी। क्या कहते हैं? सिद्ध मेड़ी। और इनका दूसरा नाम है धुर मेड़ी। लेकिन आपसे पूछे शीर्ष मेड़ी किसको कहते हैं? शीर्ष मेड़ी। तो शीर्ष मेड़ी जो है ना, वो ददरेवा चूरू के अंदर है। कहाँ पे है? ददरेवा चूरू के अंदर है। शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में लोकप्रिय कौन है? प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता कौन है? तो पाबू जी, अभी मैंने बता दिया। पाबू जी का जो जन्म हुआ था ना कोल्लूमंड, कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था। और मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है वो पाबू जी को ही जाता है। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय है। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय है। पाबू जी की घोड़ी का नाम याद रखना, केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी इनकी घोड़ी थी। जबकि इनकी पत्नी सुप्यारदे, या इनका दूसरा नाम था फुलमदे। पत्नी इनकी सुप्यारदे या फुलमदे, घोड़ी इनकी थी केसर कालमी। पत्नी थी ये घोड़ी थी। पिता भी याद रखना, पिता धांधल जी थे। पिता कौन थे? धांधल जी, ये याद रखना। अच्छा, तेजा जी की घोड़ी कौन सी थी? लिल्लण। रामदेव जी की घोड़ी था नीला घोड़ा, और गोगा जी नीली घोड़ी। ठीक है, ये याद रखना। सांपों व नागों के देवता, देखो सांपों का अकेला आ जाए तो गोगा जी करना है, जब भी सांपों और नागों के देवता करे तो उत्तर आएगा तेजा जी। ठीक है, इनकी कहानियां बनी हुई है, उसके आधार पर इनके ये माने जाते हैं। केसर काल की घोड़ी थी तो पाबू जी की। किसकी? पाबू जी की। निम्न में से कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? तो मैंने आपको पूरे लोक देवता पढ़ा दिए, उनको गौर से पढ़ लेना। मेरी पीडीएफ खुद के नोट्स तैयार किए हुए, उनकी पीडीएफ आपको दे रहा हूं मैं, तो आप उन्हें पढ़ें। तो कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं रामदेव जी। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहते हैं, कृष्ण का अवतार कहते हैं। अब मैं ज्यादा यहाँ बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रखी है और लगातार आपको अलग से क्लास दे रहा हूँ। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? तो ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू में हुआ कब? ये जरूर याद रखना, भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ। गोगा जी किसके समकालीन थे? तो महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने युद्ध किया था गोगा इसका, और इतने खतरनाक तरीके से लड़े, कहते हैं कि गर्दन कटने के बाद भी युद्ध लड़ते रहे। तो उन्होंने कहा कि ये जहार पीर को जहार पीर की संज्ञा दी थी मोहम्मद गजनवी ने। रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली थी? तो कहाँ ली थी? राम सरोवर रुणेचा के अंदर। इनसे जस्ट एक दिन पहले डालीबाई ने भी क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। इनके 7-8 दिन बाद इनके मोसेरे भाई हड़बू जी ने समाधि ली थी बेंगटी फलोदी के अंदर। सुरसुरा अजमेर में किसकी मृत्यु हुई? की मृत्यु।
नाग देवता ने डसा था ना सेंद्रिया के अंदर, वहां पे। पोखरण जैसलमेर में क्या हुआ था, रामदेव जी ने भैरव राक्षस को मारा था। ठीक है, गोगामेड़ी नौर भादरा के अंदर है, यहाँ गोगा जी का मेला लगता है। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ, याद रखना, आज सुबह करंट की क्लास में क्वेश्चन करवाया था। वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल, खड़नाल कहां पे है, नागौर के अंदर। अब खड़नाल की बात याद रखना, ताजा राजस्थान के अंदर तेजा जी का सबसे बड़ा किसका, तेजा जी का। अच्छा, खड़नाल और किसके लिए प्रसिद्ध है, खड़नाल के अंदर तेजा जी का पेनोरमा बना हुआ है। पेनोरमा क्या होता है, इसकी ऐतिहासिक घटनाएं पर्यटक स्थलों के लिए बनाए जाते हैं, हर चीज वहां सचित्र चीजें लिखी होती है। कोलूमंड में किसका जन्म हुआ, पाबू जी का। कोलूमंड में किसका जन्म हुआ, पाबू जी का। सुरसुरा में क्या हुआ था, तेजा जी की मृत्यु। देवमाली ब्यावर अजमेर के अंदर किसका मंदिर है, देवनारायण जी का। ठीक है, ये जरूर याद रखना इतनी बातें। और तेजा जी, वीर तेजा जी अध्ययन केंद्र खोला जा रहा है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। किसने लाछा गुजरी की गाय मेर की मेणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी, किसने लाछा गुजरी की गाय मेर की मेणाओं से छुड़वाने के लिए, जल्दी से इसका उत्तर दो आप। इसका जवाब आ जाना चाहिए सभी का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तेजा जी। करणी माता का मंदिर, अब देखो लोक देवता के साथ देवियां थी। करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर। ठीक है, सफेद चूहों की देवी कहते हैं इन्हें, सफेद चूहों की देवी, जिन्हें सफेद चूहों को क्या कहते हैं, काबा कहते हैं कि इनके दर्शन बहुत अच्छे माने जाते हैं। चारण समाज की कुल देवी है, समाज की कुल देवी कौन, करणी माता। मंदिर देशनोक बीकानेर। कौन सा युगम असंगत है, देखो गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था, पाबू जी का जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था, देव बाबा का मलानी बाड़मेर। ये गलत है, क्योंकि तीनों के अंदर जन्म लिखा हुआ है, देव बाबा का जन्म शेखावटी क्षेत्र में हुआ था, न कि बाड़मेर। मारवाड़ के पंचपीरों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी है, तो बेंगटी गांव फलोदी में पंचपीरों में किसका स्थान आता है, हड़बू जी का। देखो हड़बू जी का बेंगटी गांव के अंदर है, इनकी कहते हैं कि गाड़ी की पूजा होती है, कहते हैं कि गाड़ी में हरा चारा भर के गायों को खिलाते थे, गाड़ी की पूजा होती है इसकी, हड़बू जी। जोधपुर रियासत की कुल देवी कौन है, अब जोधपुर रियासत में वंश कौन सा था, राठौड़। ये वंश वगैरह मैं पढ़ा चुका हूं, वहां पढ़ लेना। राठौड़ वंश किसने स्टार्ट किया, राव सिंहा ने। और राव सिंहा का नाम आए ना तो जरूर याद रखना, हाल ही में राव सिंहा अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। तो जोधपुर रियासत की कुल देवी होगी नागणेची माता, और इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है नगाना गांव बाड़मेर में। नगाना गांव बाड़मेर में इनका क्या बना हुआ है, मुख्य मंदिर बना हुआ है। ठीक है, सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी थी, सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता, गुहिलों की सारी, बदाना माता कोटा के आड़ों की सास की, रानी सती झुंझुनू मंदिर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिकराई माता झुंझुनू के अंदर मंदिर है। मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट करने व जाति प्रथा का घोर विरोध करने वाले लोक देव कौन थे। तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट करने वाले और जाति प्रथा का घोर विरोध करने वाले लोक देवता कौन थे। तो शुद्धि आंदोलन जिन्होंने चलाया था रामदेव जी।
मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं के बलात् मुसलमान बनाने के प्रयत्नों को, यानी बलात् यानी बलपूर्वक मुसलमान बनाने के प्रयत्नों को अपनी वीरता के बल पर निष्फल करने के कारण लोक देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध हुई थी? तो लोक देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध हुई थी? वो थी जिलानी माता। और जिलानी माता का मंदिर याद रखना अलवर के अंदर है, अलवर में जिलानी माता। अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। और दधिमती माता का मंदिर गोठ मंगलोद नागौर के अंदर है। ठीक है, ये याद रखना। मोदरा माता या महोदरी माता के नाम से जाने जाने वाली लोक देवी कौन है? ठीक है, मोदरा माता या महोदरी माता के नाम से जानी जाने वाली लोक देवी है आशापुरी माता। ये जालोर के सोनगरा चौहान की कुल देवी है, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी। ठीक है, ये याद रखना। कौन सा युगम असंगत है? देखो, इंगलाज माता का जो मंदिर है वो तनोट में है, छींच माता का बांसवाड़ा में है, शाकंभरी माता का सांबर में है, मनसा देवी का चुरू, ये गलत है। मनसा देवी का झुंझुनू में। कहां पे है? झुंझुनू के अंदर। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध में मारे गए थे? वीर कल्लाजी। देखो, वीर कल्लाजी को शेषनाग का अवतार कहते हैं, शेषनाग का अवतार कहते हैं, 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। कम धन की संज्ञा दी जाती। देखो, कहते हैं कि जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1567-68, चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। उदय सिंह के 2 सेनापति थे, जयमल व फत्ता। कहते हैं कि वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इस जयमल, क्योंकि जब जयमल चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था तो अकबर की संग्राम नामक बंदूक से घायल हो गया था, घायल हो गया था। इसलिए कहते हैं कि फिर ये युद्ध ढंग से नहीं कर पा रहा था, तो जयमल के कंधों पर बैठकर वीर कल्लाजी ने युद्ध किया। कहते गर्दन कट जाने के बाद भी युद्ध करते रहे, तो 4 हाथों वाले देवता हो गए। कौन? कल्लाजी। लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? तो हम पढ़ते हैं मोहम्मद गजनी यानी मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, पूजा जाता है। देखो, क्षेत्रपाल वास्तव में तो ये लोक देवता क्षेत्रपाल के रूप में, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन करते क्षेत्रपाल को हम खेतपाल के रूप में ले आए। हमने क्षय को क्या लिखना लगे? हम ख लिखने लगे, तो ये खेतपाल जी बने। ठीक है, क्षेत्रपाल जी से खेतपाल जी। इनको किस रूप में पूजा जाता है? ग्राम देवता के रूप में। लगभग जहाँ ग्राम पंचायत या गांव है उसके बाहर आपको छोटा सा कहीं ना कहीं मंदिर जरूर मिलेगा। लांगुरिया का संबंध किस देवी से है? तो लांगुरिया नृत्य होता है, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, वो केला देवी। ये केला देवी का मंदिर करौली के अंदर है। कहाँ? करौली में। और किस नदी के किनारे? काली सील नदी के किनारे। कौन सी नदी है? काली सील नदी। और किस पर्वत पे है? त्रिकुट पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? त्रिकुट पर्वत पर यह बना हुआ। देखो, उसके बाद देखो शीतला माता, शीतला माता सील की डूंगरी, सील की डूंगरी जयपुर में मंदिर है। दुर्गा माता, आवड़ माता जैसे मेरवाड़ी है। जयपुर राजघराने की कुल देवी कौन है? तो जयपुर राजघराने की कुल देवी है जयपुर राजघराना, जयपुर का राजघराना था कछवा वंश। ठीक है, अभी यहाँ पे शीतला है ना, ये शीला देवी। ठीक है, तो कुल देवी शीला देवी। अब देखो, इसमें ऑप्शन शीला देवी नहीं है, इसमें ऑप्शन है शीला देवी। क्या इसमें जमुआई माता ऑप्शन नहीं है? अगर जमुआई माता ऑप्शन होता तो वो ठीक है, शीला देवी ये है आराध्य देवी। आराध्य कह सकते हो या आप कह सकते हो इष्ट देवी। आराध्य या इष्ट देवी के रूप में पूजा जा सकता है। दधिमती माता का संबंध किस स्थान से है? तो दधिमती माता का मंदिर है गोठ मंगलोद नागौर से। तलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला लगता है? तो तिलवाड़ा है या तलवाड़ा? ये लगता है किसका? मल्लीनाथ जी का, जिन्होंने एक पंथ चलाया था। कौन सा? कुंडा पंथ। कौन सा चलाया था? कुंडा पंथ चलाया था। और इन्हीं के नाम पे मारवाड़ के अंदर या इधर सबसे प्राचीन मेला लगता है मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, चैत्र महीने के अंदर लूणी नदी के किनारे। जैसलमेर के बाटी शासकों की कुल देवी? तो जैसलमेर के बाटी शासकों की कुल देवी है तनोटिया माता। कौन सी माता? तनोटिया माता जैसलमेर के
शासकों की कुल देवी है। तो ये तनोट माता तो सॉरी सेना की देवी है, सेना की देवी है। जबकि स्वांगिया माता भी, स्वांगिया माता ऑप्शन में था, ठीक है। तलोट माता तनोट में मंदिर है, रुमाल वाली देवी भी कहते हैं इन्हें। ये देखो छींच माता तो है बांसवाड़ा की, जबकि छींक माता है जयपुर की। छींक माता कहाँ है? जयपुर की। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं? तो थार की वैष्णो देवी कहते हैं तनोट माता को। जबकि आपसे पूछे राजस्थान की वैष्णो देवी किसको कहते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी तो वो कहते हैं अर्बुदा माता को, अर्बुदा देवी। अर्बुदा देवी का मंदिर कहां पे है? सिरोही में, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। सेना के जवानों की कुल देवी तो नोटिया माता। इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है, जिनमें मुख्य देखो प्राक युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का है। आद्य युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक का रहा। और ऐतिहासिक युग, यह युग 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी रहा। तो उपयुक्त सभी। मंडपिया या मंडिया सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा में स्थित है। जयपुर में स्थित विराट सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताओ। सभ्यता की खोज 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी ने की थी, बिल्कुल सही है। उत्खनन कार्य नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने की थी, ये भी सही है। विराट से गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष मिले, ये भी सही है। विराट के समीप अशोक का बाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। तो सारे के सारे कथन सही है। तथ्य आपके सामने है, बाबरू शिलालेख मिला, बौद्ध धर्म और मौर्य धर्म के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ठीक है। और मत्स्य जनपद की राजधानी विराट, जिसे पहले विराट नगर कहते थे, ठीक है। तो ये टोटल अपने पूरा टेस्ट था जो ऐप के अंदर आपको टेस्ट दिया, उसकी पूरी व्याख्या मैंने बता दी जहां जहां जरूरत थी वो। इसी प्रकार अब आज आपका टेस्ट हो गया, 8 बजे टेस्ट था, ठीक है। हर सप्ताह टेस्ट होगा, पूरी PDF डाली हुई है टेस्ट के अंदर, ऐप के अंदर सिलेबस की, कब कौन से किस सिलेबस का टेस्ट होगा। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और जो कोई विद्यार्थी PTI की तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बहन, तो आप उन्हें जरूर संपर्क करें। हमारे नानक क्लासेज ऐप में पूरे सेकंड पेपर का रिकॉर्डेड क्लासें शुरू होने जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।